हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। घर हो तो ऐसा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने बहुत सारे दोस्तों का, व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी फ़ोन कॉल्स भी मुझे मिल रही हैं, मेल्स भी मुझे मिल रही हैं एक्चुअली। दरअसल ये एक यूनिक प्रोग्राम है, घर हो तो ऐसा, जिसके अंदर हमारा प्रयास ये है कि आपके दुखों को कम किया जाए। दरअसल हम 3 चीज़ों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक है बॉडी, एक है बिल्डिंग और एक है स्पेस। ये जो त्रिकोण बना हुआ है हमारी ज़िंदगी का, इसको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दुख हैं तो ये इसी कॉम्बिनेशन से निकलते हैं, सुख हैं तो भी इसी कॉम्बिनेशन से निकलते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, लिटिगेशंस, पैसा, पैसे का ना होना, निर्धनता, दरिद्रता, अमीरी का होना, दरअसल सारे के सारे लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं इसी त्रिकोण से निकलते हैं। बॉडी, बिल्डिंग, यूनिवर्स यानी कि स्पेस। बॉडी घट आकाश, बिल्डिंग ग्रह आकाश, स्पेस महाआकाश। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटल हैं साइंस ऑफ बिल्डिंग के अंदर, जो विश्वकर्मा के अलावा बहुत सारे लोगों ने दी हैं। वो साइंस ऑफ बिल्डिंग है क्या एक्चुअली? हम साइंस ऑफ बिल्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों की इंडिविजुअल साइंस को समझना चाहते हैं, जिसको कि कहते हैं बॉडी, बिल्डिंग एंड स्पेस, और फिर इनके आपसी कनेक्ट को समझना चाहते हैं। प्रयास तो यही होता है ना अल्टीमेटली। अगर हम इन तीनों को इंडिविजुअली समझ जाएं और इन तीनों की आपस में जो लिंकेजेस हैं, जो संबंध हैं, अगर उनको समझ जाएं तो चीजें आसान हो जाती हैं। संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल नहीं सकती। यानी कि यूनिवर्स के अंदर जो सूर्य है, जो हमें लाइट देता है, लाइफ देता है, हमारी जिंदगी का मेन प्रतीक है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। सही बात है ना? सन का जो पाथ है, जो ट्रेजेक्टरी है ईस्ट से वेस्ट की, उसको भी हम नहीं बदल सकते। सितारों की चाल हम नहीं बदल सकते। तो किसको बदल सकते हैं अल्टीमेटली? खुद को। बॉडी में क्या है? नाड़ी सिस्टम है, अंग है, पंचतत्व है। इनको समझ गए और मुख्यतः नाड़ी सिस्टम को समझ गए तो चीजें आसान हो जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे घर हो तो ऐसा प्रोग्राम के अंदर जो मुख्य उद्देश्य है, नेचर और ऊर्जा के साथ चलना, नेचर एंड एनर्जीज, यानी कि यूनिवर्स या स्पेस की एनर्जी को समझना, बिल्डिंग की एनर्जी को समझना और अपनी एनर्जी को समझना। यह बात सही है। साइंस तो यही है ना अल्टीमेटली। हम तो विज्ञान की बात करते हैं, मिथ्या की बात नहीं करेंगे। यहां पर सूर्य कैसे, कहां से निकलता है, कौन से घर में जाके छुप जाता है, अस्त होता है। दरअसल सूर्य ना कभी उगता है ना कभी अस्त होता है। सूर्य तो वहीं पर है, पर जो हमारी धरती का जो रोटेशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें दिन और रात का आभास होता है। जब हमारे जो हिस्सा है पृथ्वी का, जब सूर्य की ओर जाना शुरू हो जाता है तो समझो दिन की शुरुआत। हम लोग उस घटना को सनराइज कहते हैं। और जब हमारा हिस्सा वापस से रात की ओर, अंधेरे की ओर जाना शुरू हो जाता है तो उसे हम रात कहते हैं। सही बात है ना? अल्टीमेटली सूर्य तो चमक ही रहा है। तो हम सूर्य के सामने जो हमारा हिस्सा आ रहा है, जो सामने हिस्सा आता है, वहां पे दिन है, और जो बैक साइड का हिस्सा है वो रात होगी। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि जैसे आप जब यहां से, धरती से चांद को देखते हैं, मून का हमेशा एक ही हिस्सा हमको नजर आता है। इंसिडेंटली जो मून का रोटेशन है और उसका जो सिस्टम है कुछ इस प्रकार का है टेक्निकली, कि हमें कभी मून का जो दूसरा हिस्सा है उसको देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होता है। और जो हिस्सा हमको दिखाई देता है उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो हम कभी देख नहीं पाते, क्योंकि उसके रोटेशन के साथ हमारा जो रेवोल्यूशन है या चांद का जो रेवोल्यूशन है हमारे धरती के आसपास, वो इस किस्म की एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर देता है
कि हमें चांद का अपोजिट जो डार्क साइड है वो कभी नज़र नहीं आता है। वो सिर्फ एक ही परिस्थिति में नज़र आ सकता है हमको, जब वहाँ पे कोई चंद्रयान भेजा जाए, मून मिशन भेजा जाए और वो उस हिस्से में लैंड करे, जैसे कि भारत ने पीछे ट्राई किया था लेकिन जा नहीं पाया था। उस हिस्से के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो सैटेलाइट चंद्रमा के आसपास घूमते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भेजे हैं, लेकिन उस खास तौर से उस डार्क साइड ऑफ मून के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा। अब बात तो सूर्य की कर रहे हैं कि सूर्य जो है लाइट गिवर है, लाइफ गिवर है, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम हम एक बात की हम जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को, नेचुरल एनर्जीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हमारे पेन्स, हमारे दर्द कम हो जाएंगे। ये पक्की बात है। इन्हीं चीज़ों को, इसी ट्रायंगल को, बॉडी बिल्डिंग और स्पेस के ट्रायंगल को हम इस प्रोग्राम में घर हो तो ऐसा में वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल धरती के अंदर दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और दोनों की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है। हमारी जो एनर्जी की जो मूवमेंट्स हैं, ऊर्जा के जो मूवमेंट्स हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जिसे आप कह सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज होते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये मिथ नहीं है। और हमें जो भी भवन संरचना करती हैं, भवन निर्माण करने हैं, उसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऊर्जा का जो मूवमेंट है वो किस दिशा में है, क्योंकि अगर उसको नहीं समझेंगे तो फिर हम भवन निर्माण के अंदर जो उसका ओरिएंटेशन है उसको नहीं समझ पाएंगे। हम ओरिएंटेशन को नहीं समझेंगे तो हमारी बॉडी उसमें जाके डिसओरिएंट हो जाएगी। तो बॉडी का बिल्डिंग के साथ कनेक्ट, बॉडी का स्पेस के साथ कनेक्ट, या बिल्डिंग का हमारे साथ कनेक्ट, या बिल्डिंग का स्पेस के साथ कनेक्ट। देखिए, स्पेस तो हमारे साथ कनेक्ट करेगा नहीं, हमें ही करना पड़ेगा, और बिल्डिंग भी ऐसी बनानी पड़ेगी जो स्पेस के साथ कनेक्ट करे। तो ये जो त्रिकोण है बॉडी, बिल्डिंग और स्पेस का, इनका आपसी रिश्ता क्या है, और ये इंडिविजुअली इनको अगर हम एक एक करके समझें तो हमें इस बात का सार्थक प्रयास हो जाएगा कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर अलग अलग विधा, अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स उठा के हम इसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी को, बिल्डिंग को, स्पेस को थोड़ा विस्तृत रूप से समझा जाए कि सन क्या रोल प्ले करता है, सन की ट्रेजेक्टरी क्या है, सन का पाथ क्या है, विंटर में पाथ क्या है, समर में पाथ क्या है, विंटर क्या है, समर क्या है। यानी कि सूर्य जब आपसे दूर हो जाता है तो विंटर होता है, सूर्य जब आपके नज़दीक हो जाता है तो गर्मी हो जाती है। ये धरती के जो रोटेशनल सिस्टम्स हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। सही बात है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या है? दो किस्म के ट्रुथ होते हैं, सब्जेक्टिव ट्रुथ और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। सब्जेक्टिव ट्रुथ वो होते हैं जहाँ आपका और मेरा ट्रुथ अलग हो जाता है, नज़रिया अलग हो जाता है, लेकिन ट्रुथ फिर वो सब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं हो सकता, क्योंकि जो सब्जेक्टिव है वो फिर ट्रुथ नहीं होता है, वो फिर व्यू पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की बात कर रहे हैं कि यानी कि जिसको रीडिफाइन ना किया जाए, जिसको पुनर्भाषित ना किया जा सके, दोबारा परिभाषा ना बनाई जा सके, जो एक ही है। जैसे कि सूर्य ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छुप जाता है, और सूर्य हमें लाइट और लाइफ देता है, ये सत्य है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, इसको डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। सही बात है। लेकिन सन ईस्ट से वेस्ट में जाता कैसे है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसका पाथ क्या है, इसको जाने बिना अगर आप भवन निर्माण में जाएंगे तो शायद धोखा हो जाएगा, फिर आप नुकसान खा जाएंगे। इस चीज़ को कि सूर्य की जो ट्रेजेक्टरी है वो ईस्ट से वेस्ट, अब ईस्ट से वेस्ट अगर आप सोचते हो कि बीच की एक सिंपल रेखा है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कि वहाँ से एक सीधी रेलवे लाइन चल रही है ईस्ट से वेस्ट की, और स्ट्रेट ईस्ट से निकला और वेस्ट में चला गया, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि सन की ट्रेजेक्टरीज 6 महीने के लिए एक हेमिस्फीयर में रहती हैं और 6 महीने के लिए एक हेमिस्फीयर में रहती हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सन अपनी जगह छोड़ रहा है, बल्कि धरती का जो अपना रोटेशन है और धरती का जो अपना टिल्ट है, ये उसकी वजह से होता है। हम ये ना कहें कि सन की ट्रेजेक्टरी चेंज हो रही है, सन तो वही है, लेकिन धरती के साथ जब हम उसको कंपेयर करते हैं उस टेक्निकलिटी के अंदर, तो वो हमें कैसा नज़र आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सूर्य चेंज नहीं हो रहा है, सूर्य अपनी ट्रेजेक्टरी भी चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन धरती के संदर्भ में वो ट्रेजेक्टरी नज़र अलग अलग आती है।
तो यहाँ पे जो मैंने पहले चीज़ बताई थी कि नेचुरल जो एनर्जीज़ हैं हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारी क्लॉकवाइज हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में वो सारी की सारी एंटी क्लॉकवाइज हैं। इस खास तौर से हमको ये मूवमेंट समझने की ज़रूरत है। अब जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एनर्जी का मूवमेंट है, सपोज हम ईस्ट से स्टार्ट करें तो एनर्जी का मूवमेंट ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, ये मूवमेंट है। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यही मूवमेंट जो है एनर्जीज का वो हो जाएगा ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ, वहाँ से नॉर्थ वेस्ट और वहाँ से फिर वेस्ट। ये चक्र आप समझे, समझ आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य 6 महीना एक गोलार्ध में रहता है, 6 महीना एक गोलार्ध में रहता है, यानी कि एक हेमिस्फीयर में 6 महीना, एक हेमिस्फीयर में 6 महीना। खासतौर से आपने नाम सुना होगा उत्तरायण का, मकर संक्रांति जो कि आती है 14 जनवरी को। मकर संक्रांति का मतलब है कि इस दिन सूर्य जो है मकर राशि में, मकर का मतलब कैप्रिकॉर्न के अंदर वो प्रवेश करता है और यहाँ पे वो पूर्णतः 6 महीने वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर वास करता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री वहाँ पे होती है। उसके बाद फिर दक्षिणायन में जाता है जो कि फिर से सदर्न हेमिस्फीयर है, जो कर्क संक्रांति होती है 16 जुलाई को इस साल पड़ेगी वो, तब चला जाएगा। तो इसका मतलब जो उसकी ट्रेजेक्ट्री उत्तरी ध्रुव, उत्तरी अपना गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि जिसे उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं, वो अलग अलग होती हैं। आगे चलते हैं। उत्तरायण का मतलब क्या होता है या दक्षिणायन का मतलब क्या होता है? एक उत्तरायण को समझ जाएंगे तो दक्षिणायन भी समझ जाएंगे। उत्तरायण का मतलब होता है, 2 वर्ड आते हैं इसमें, एक आता है उत्तर और एक होता है आयन। तो उत्तर मतलब नॉर्थ और आयन मतलब मूवमेंट, यानी कि नॉर्थ की ओर जो मूवमेंट हो रहा है सूर्य का, उसी को हम उत्तरायण कहते हैं। और यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट होता है भूमध्य रेखा से एकदम से उत्तर की ओर बढ़ता है, तो तभी वो उत्तरायण में प्रवेश किया जाता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स है यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि विंटर सोल्स्टिस और एक होता है समर सोल्स्टिस। ये चेंज का मौका होता है। ये 22 दिसंबर और 21 जून के मौके होते हैं। अगर आप इनको इक्विनॉक्स के साथ भी देखें, दो घटनाएं होती हैं। इक्विनॉक्स वो होती हैं जहां पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जो मार्च है और 22 सितंबर जो है, ये यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। और जो दिसंबर का होता है उसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं और जो 21 जून होता है उसको समर सोल्स्टिस कहा जाता है। अब इसमें आगे चलते हैं। तो हमने ये कहा था कि दक्षिणायन और उत्तरायण, तो उत्तरायण बेसिकली वो पीरियड है जबकि सूर्य मकर संक्रांति में आता है और फिर कर्क संक्रांति तक वहाँ पे रहता है, और कर्क संक्रांति से लेके फिर से आगे मकर संक्रांति तक सूर्य जो है दक्षिणायन में रहता है। वो पीरियड उसका वहाँ पे उसके हिसाब से होता है। क्या उत्तरायण में सूर्य 14-15 जनवरी को ही आता है जैसे जब मकर संक्रांति होती है? बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स ये बताते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं एक 50 सेकंड का फर्क आता है इन चीज़ों में। यानी कि जो आज बनाया और जो कल होगा, जो परसों होगा, उसमें 50 सेकंड का फर्क आता है, यानी कि हर साल में। इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल और हमारे क्या कह सकते हैं कि जो हमारे जियो रीजंस हो सकते हैं या ब्रह्मांड के रीजंस हैं, जिसकी वजह से एक आप लीप ईयर भी आता है, आप समझ सकते हैं, एक सिस्टम ऐसे बनाए हुए हैं। तो दरअसल ये हम जब ख़ास तौर से 272 बीसी की बात करें, आज से करीब 2300 साल पहले, तो वहां पे दिसंबर 21 को ही मकर संक्रांति थी। मैं आपको बताऊं, जो धीरे धीरे खिसकते खिसकते इन खास तौर से 2000 या 2300 सालों के अंदर खिसकते खिसकते 14-15 जनवरी पे आ गई है। मैंने कहा ना हर साल खिसकती है, तो इन 2,2500 सालों के अंदर एक खिसक खिसक के वहां पे आई। और गणनाएं ये भी कहती हैं कि 1000 एडी के अंदर जो मकर संक्रांति थी वो दिसंबर 31 को पड़ी थी, अब 14 को है। और 9000 सालों के बाद मकर संक्रांति जून में आएगी। ये 50-50 सेकंड का जो खिसकना है हर साल का, ये कितना आप समझ सकते हो कि अवश्यंभावी हो जाता है कि
50 सेकंड मतलब 1 मिनट खिसक जाना है। तो आप सोचिए कितना फ़र्क पड़ गया। तो उस समय जिसको हम विंटर और समर सोल्स्टिस कहते थे, बेसिकली वही रियल उत्तरायण और दक्षिणायन थे। यानी कि 14 जनवरी का उत्तरायण नहीं था, जो उत्तरायण असली होता है, जो 21-22 दिसंबर का होता है और 21-22 आपका उधर क्या कहते हैं जून का होता है। तो ये डेट वो थी एक्चुअली देखा जाए तो सूर्य का जो प्रवेश होना चाहिए था, अगर 272 बीसी के हिसाब से देखें तो वो 21-22 अपना जो दिसंबर आता है वो तभी होता है। तो 21 दिसंबर की जो डेट है जिसको हम सोल्स्टिस कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस है, और 21 जून जो है समर सोल्स्टिस है। तो ये इसकी कहानी है सारी की सारी। अब सूर्य सिद्धांत के अंदर भी इन चीज़ों को दिया गया है कि जो हमारा जो उत्तरायण का पीरियड है कि वो मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति के बीच में होता है। ये मैंने आपको भी बताया भी है। तो इसके बाद हम चलते हैं, सोल्स्टिस मैंने आपको बता ही दिया है कि 21-22 जून और 21-22 दिसंबर का जो हर साल होता है। तो आगे चलते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। आपके सामने एक पहला फोटोग्राफ है, इसके अंदर सूर्य बीच में है और धरती उसके आसपास रिवॉल्व कर रही है। हम कुछ घटनाओं को इन फोटोग्राफ्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जो इक्विनॉक्स की बात की है, मैंने जो सोल्स्टिस की बात की है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस फोटोग्राफ के अंदर बहुत बारीक सा एक देखा जाए तो उसमें एक चीज़ें दिखा रखी हैं, जो सूर्य की स्थिति भी दिखा रखी है वहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च का जो इक्विनॉक्स होता है वो 20-21, और जो सितंबर का जो इक्विनॉक्स होता है वो 22-23 का, जो टॉप और बॉटम के दो फोटोग्राफ हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य उस टाइम ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ना सदर्न में होता है, वो बीच में होता है। जून का जो सोल्स्टिस जो गर्मी का होता है वो जून 21-22 को होता है, और दिसंबर का जो सोल्स्टिस है वो दिसंबर 21-22 को होता है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सूर्य की परिस्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है, यानी कि उत्तरायण में जाके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणायन में जाके दक्षिण हेमिस्फीयर में। सूर्य के पाथ हम और क्लियर देखेंगे। इक्विनॉक्स मैंने आपको बताया कि 21-22 मार्च और 21-22 सितंबर, जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि सूर्य रहता है भूमध्य रेखा पे। ये फोटोग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 21 जून का 21 दिसंबर का सन पाथ नजर आएगा, और साथ में जो इक्विनॉक्स जो होते हैं 21 मार्च का और 23 सितंबर का 21-22 सितंबर का होता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, वहाँ पे सन पाथ क्या है। तो आपको क्लियर लगेगा कि यहाँ पे देखिए किस ढंग से सूर्य जो है वो उत्तरायण में रहता है और किस ढंग से वो दक्षिणायन में चला जाता है। कमाल की बात है। जो 21 जून का सूर्य है वो उत्तरायण का सूर्य है, जो 21 दिसंबर का सूर्य है वो दक्षिणायन का सूर्य है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर का सूर्य है। अगला फोटोग्राफ लेते हैं हम लोग। इसके अंदर भी दिखाया गया है, कुछ चीज़ें वही हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। खास तौर से 21-22 का जो इक्विनॉक्स है, जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, उसमें कहा गया है कि यहाँ पे इनकमिंग जो सोलर एनर्जी है वो दोनों हेमिस्फीयर में बराबर होती है, क्योंकि सूर्य ऑलमोस्ट इक्वेटर पे होता है। इसी ढंग से जो ऑटम का जो यानी कि पतझड़ वाला जो इक्विनॉक्स होता है, जहाँ दिन रात बराबर होते हैं, 22 और 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी इनकमिंग जो सोलर एनर्जी होती है दोनों हेमिस्फीयर के अंदर बराबर होती है। यानी कि इक्विनॉक्स मतलब बराबर, इक्वी का मतलब ही बराबर होता है। यहाँ पर सूर्य की गर्मी दोनों जगह बराबर होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम समर सोल्स्टिस के अंदर जाते हैं जो कि 21-22 जून का है, तो वहाँ पे जो सोलर एनर्जी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है, और साउथ के अंदर जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ठंडे हो जाते हैं। जब हम विंटर के अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं कि इनकमिंग द सोलर एनर्जी इन सदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा हो जाती है, और जब साउथ में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज चला जाता है दिसंबर के आसपास, तो आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसकी लाइट कम हो जाती है और वह ठंड पड़ जाती है। इसलिए आप नोट करोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब हम सपोज करो यहाँ पर 25 दिसंबर का क्रिसमस मनाते हैं ठंड के अंदर, यूरोप में, भारत में तो बर्फ़ पड़ रही होती है या बहुत ठंड होती है,
तो दुनिया में एक दो जगह ही हैं जहाँ पे समर क्रिसमस मनाया जाता है, वो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के एरियाज़ हैं जहाँ पे पूरा का पूरा समर होता है, क्योंकि जो हीट है सूर्य की वो वहाँ सबसे ज़्यादा होती है उन महीनों के अंदर, दिसंबर महीने के अंदर। ये एक और फैक्ट है, यानी कि भवन निर्माण में सूर्य की ट्रेजेक्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान उसी से संबंधित है। अगले फोटोग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर आपको नज़र आ जाएगा कि जून 21 का जो सनपात है और जो 21 दिसंबर का जो सनपात है, जो कि विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस का होता है, वो दोनों ही अलग हैं। आप देख सकते हैं इसको, कमाल की बात है ना। और दोनों के रूट आप देख सकते हैं कि एक ईस्ट के थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड से निकल के और नॉर्दर्न साइड में छुप जाता है, जो कि उत्तरायण का पीरियड होता है, और ख़ास तौर से जो दक्षिणायन का पीरियड होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, वो ईस्ट के थोड़ा सा नीचे होकर सूर्य उगता है और फिर वेस्ट के नीचे यानी कि साउथ की ओर टिल्ट होके वो वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है धरती के टिल्ट की, अपनी धुरी के ऊपर टिल्टेड है, तो उस टिल्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अगला फोटोग्राफ देखते हैं। इस फोटोग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि समर और विंटर में चीज़ें कैसी होती हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जहाँ पे हम भी रहते हैं, तो 6 महीने के लिए सूर्य हमारी साइड में रहता है और 6 महीने का सूरज आप समझ सकते हो साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उस साइड में रहता है, या जो दक्षिण गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर के हिस्से हैं वहाँ पे रहता है। तो वो एक साइंस है, पूरा विज्ञान है एक्चुअली ये, कि वहाँ पे कैसे हमारी बॉडी बिल्डिंग के साथ ओरिएंट कर सकती है, और वहाँ पे बिल्डिंग्स को कैसे कहा जाए तो विश्वकर्मा जी की थ्योरी के हिसाब से हम सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्पेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगला एक फोटोग्राफ और देखते हैं। ये भी बहुत क्लियर फोटोग्राफ है यहाँ पे, और ये समर आर्क है, इसके अंदर एक विंटर आर्क है। आप दोनों में देख सकते हैं कि जो विंटर आर्क है वो साउथ यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर की ओर है, और जो समर आर्क है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर है। ये इससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। एक और फोटोग्राफ है शायद हमारे पास, ये भी समर का सनपाथ और विंटर का सनपाथ है, ये भी उसी चीज़ को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है। अब एक और फोटोग्राफ है हमारे पास, इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 21 जून को सन का पाथ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको जो जानकार व्यक्ति हैं वो देखेंगे कि जहाँ पे सुबह 9 बजे का पाथ लिखा हुआ है, तो ये 2 कॉर्नर है यहाँ पे, राइट में ईस्ट लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर है नॉर्थ ईस्ट और नीचे आता है साउथ ईस्ट। और जबकि जो फारदेस्ट 3 PM के जो कॉर्नर्स हैं, वो कॉर्नर्स जो कि वेस्ट में हैं, वो टॉप पे जो है नॉर्थ वेस्ट है और नीचे साउथ वेस्ट है। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो भवन निर्माण है वो बहुत अलग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बजाय। लेकिन इसके अंदर एक और ट्रिक है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और लेते हैं, आगे फोटोग्राफ है, ये भी उसी चीज़ को शो कर रहा है कि किस ढंग से समर का जो सूर्य होता है और जो विंटर का सूर्य होता है, दोनों कैसे उगते हैं और कैसे डूबते हैं। आप इन यूट्यूब के इन चीज़ों को, इन फोटोग्राफ्स को रिवाइंड करके वापस भी देख सकते हो, ताकि आपको सूर्य की ट्रेजेक्ट्री या सनपाथ के बारे में आइडिया हो, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारा भवन निर्माण निर्धारित है। एक बात क्लियर हो गई कि 6 महीना तो सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य का हो गया और 6 महीना हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरी बात भी क्लियर हो गई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एनर्जी है वो क्लॉकवाइज है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम इस मूवमेंट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक जनरल रूप में हम देखते हैं उत्तरायण में, और वैसे भी हम एक स्पेकुलेट करके चल रहे हैं कि सूर्य सुबह 6 बजे उगता है और शाम को 6 बजे डूब जाता है। ये हम एक ब्रैकेट लेके चल रहे हैं। तो सुबह 6 बजे ईस्ट से सूर्य निकला, सुबह 9 बजे करीब करीब साउथ ईस्ट की ओर उसका टिल्ट होता है, 12 बजे साउथ की ओर टिल्ट है, 3 बजे शाम को साउथ वेस्ट की ओर टिल्ट है, और शाम को 6 बजे वेस्ट में जाकर डूब जाता है, वहाँ पे सनसेट हो जाता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउथ ईस्ट में जब सुबह 9 बजे सूरज वहाँ पहुँचता है टिल्ट के साथ, तो वहाँ से निकलती हैं उसमें से लाभदायक किरणें, और लाभदायक किरणें अगर साउथ ईस्ट के अंदर वहाँ पे किचन बनाई जाए तो बैक्टीरिया को मारते हैं
और जो गृहिणी है उसके लिए वो किरणें लाभदायक होती हैं। आप समझे? इसलिए साउथ ईस्ट में किचन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनाई जाती है। इसके बाद चलते हैं और शाम को बता दूं कि दोपहर को साउथ में आता है, शाम को साउथ वेस्ट में। जिस टाइम साउथ वेस्ट में सूर्य आता है शाम को 3 बजे, उसमें से हानिकारक किरणें निकलती हैं। इसलिए उसको रोकने के लिए साउथ वेस्ट के अंदर मास्टर बेडरूम तो होता ही है, लेकिन वहाँ दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की हानिकारक किरणें दीवार को पेनिट्रेट करके घर के अंदर ना आ जाए। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो वहाँ पे ये ट्रेजेक्ट्री सूर्य की क्या होती है वो बताते हैं आपको कि सुबह 6 बजे ईस्ट से, वही वो तो फिक्स है। सुबह 9 बजे फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर टिल्ट होता है उसका, जो दिखाई देता है 12 बजे नॉर्थ में। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में एज ए जनरल रूल किचन नॉर्थ ईस्ट में होती है। अगर आप पाएंगे केरला के अंदर अगर जाएंगे तो केरला के अंदर मास स्केल में जो घर आपको मिलेंगे, सारे पुराने घर, वो दक्षिण का जो ओरिएंटेशन है, सदर्न हेमिस्फीयर जो ओरिएंटेशन है, उसके बेस पे किचन वहाँ पे हमेशा नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं। आपको बहुत कम किचन वहाँ पे साउथ ईस्ट में मिलेंगी, लेकिन वो एक शुरू से चला आ रहा है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक उनके हिसाब से ठीक है, एक सोच होती है, वो उस हिसाब से करते आ रहे हैं, लेकिन भारत के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद दोपहर को 12 बजे नॉर्थ का टिल्ट है, 3 बजे नॉर्थ वेस्ट का टिल्ट है, जहाँ पे बुरी किरणें निकलती हैं और वहाँ पे दीवारें मोटी हैं और वेस्ट में जाके सूर्य डूब जाता है यहाँ पर। इसलिए ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे भगवान का स्थान जो ईशान कोण गिना जाता है, नॉर्थ ईस्ट को गिना जाता है। तो सूर्य साउथ ईस्ट में उस टाइम आता है तो नॉर्थ ईस्ट में भगवान रखते हैं, लेकिन दक्षिण गोलार्ध के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो गॉड्स प्लेस है वो साउथ ईस्ट है, न कि नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है प्लेस किचन का सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब ये जो दोनों हेमिस्फीयर के अंदर ट्रेजेक्ट्रीज हैं, इसमें 2 किस्म की प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी आपके, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी, एक सदर्न हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने केरला का एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ है और बताया भी मैंने आपको। होता क्या है कि ये चीज़ें एकदम से यूनिवर्सली आप अप्लाई नहीं कर सकते। हमारी जो बॉडीज़ हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो भी अलग है। मैं आपको बताऊँ, हम भले ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारे में से बहुत लोगों की बॉडी ऐसी हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ओरिएंटेड नहीं है, वो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ओरिएंटेड है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बॉडी के अंदर लेकर एंट्रेंस से ये चेक करना चाहिए कि जो घर का मुखिया जिसके नाम पे मकान बन रहा है, अल्टीमेटली उसकी बॉडी का ओरिएंटेशन क्या है। तो जब उसकी बॉडी का ओरिएंटेशन पता लग जाता है तो फिर उस हिसाब से कई बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको ऐसे भवन निर्माण करने पड़ते हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर की संरचना वाले हैं या टेक्निकलिटी वाले हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी कई बार आपको जब बॉडी चेक करेंगे लेकर एंट्रेंस से या किसी और साधन से, तो आपको वहाँ पे पता लगेगा कि वहाँ भी कई मकान आपको जो रचना रूप में लेने पड़ेंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से लेने पड़ेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं कोई एक जनरल रूल नहीं बन पाता है, उसमें एक्सेप्शंस रहते ही रहते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। तो हमारी बॉडी का जो कनेक्ट हुआ, जो एक तरह से देखा जाए बिल्डिंग के साथ और स्पेस के साथ, वो बहुत ही आवश्यक है, उसको समझने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही सूर्य के साथ जो हमारा संबंध है उसको समझने की ज़रूरत है। तो बॉडी का ओरिएंटेशन क्या है, स्पेस के अंदर हमारी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन क्या है, और उस ओरिएंटेशन के हिसाब से हम भवन निर्माण की संरचना करते हैं विश्वकर्मा जी के सिद्धांतों के अनुसार। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर हमने सूर्य को असली रूप में समझा, सन पाथ को, सन ट्रेजेक्ट्री को, सन के रास्ते को, सन के मूवमेंट को, ईस्ट से वेस्ट जाते हुए, और वो भी दोनों गोलार्ध में, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर, तो आप कामयाब हो जाएंगे। फिर आपकी बॉडी आपकी बिल्डिंग के साथ ओरिएंट हो जाएगी, स्पेस के साथ ओरिएंट हो जाएगी। अदरवाइज तो फिर दुख ही दुख होंगे। सही बात है ना। तो इन शब्दों के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। यहाँ हमने एक चीज़ नहीं बताई है कि हम अपनी बॉडी के अंदर ये कैसे चेक करेंगे लेकर एंट्रेंस से कि आपकी बॉडी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओरिएंटेड है या सदर्न हेमिस्फीयर ओरिएंटेड है। ये किसी और एपिसोड में बताएंगे हम आपको, अभी नहीं, थोड़ा टाइम के बाद, उसमें वक्त लेंगे हम थोड़ा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटी है।
लेकिन बिना सूर्य को समझे, बिना सूर्य की ट्रेजेक्ट्री को समझे हम किसी भी किस्म के बॉडी बिल्डिंग और स्पेस के कनेक्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि विंटर में और समर में सूरज की ट्रेजेक्ट्री क्या है, और जो इक्वल दिन है उनमें जो भूमध्य रेखा में तब ट्रेजेक्ट्री क्या है, मूवमेंट क्या है। ये एपिसोड स्पेशल एपिसोड है आपके लिए। घर होता है ऐसा कि इस कार्यक्रम में आप अपनी फीडबैक देते रहिएगा, हमें बताते रहिएगा कि आपको ये कैसा लगा है, और हम डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना ईमेल एड्रेस देने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसके द्वारा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ये कार्यक्रम देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल है आपका। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।